क्लास के लिए प्रिपेयर होकर रखिए। टॉपिक वगैरह मैं आपको पहले डाल दूंगा, तो आप कोशिश ये कीजिए कि बुक में से या कहीं से भी इसको पढ़ सको आप, ठीक है ना। और ये जो रिकॉर्ड करूंगा मैं उसको यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, और जो इसके नोट्स हैं ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मशीन। सेकंड टॉपिक है आपका सिंक्रोनस मशीन में आपको दो चीज़ आएंगी, ऑल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर। मशीन जो टर्म है ना वो दोनों के लिए यूज होगी, ऑल्टरनेटर एज वेल एज मोटर, ठीक है। तो ऑल्टरनेटर क्या है ये देखिए, जो नोट्स के अंदर आप यहां से देख रहे हैं, पेन भी ले लेता हूं मैं इसमें। ये एज या शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑल्टरनेटर। ओके। तो ऑल्टरनेटर का क्या कार्य है? ऑल्टरनेटर का कार्य है कि मैकेनिकल इनपुट लेके, ऑल्टरनेटर कार्य मैकेनिकल इनपुट लेकर एसी सप्लाई को प्रोड्यूस करना होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटर, ठीक है। तो इसमें डीसी मशीन है या जो डीसी जनरेटर है, उसी की तरह इसमें आर्मेचर भी होता है, फील्ड वाइंडिंग भी होती है। लेकिन मुख्य अंतर यह है कि डीसी मशीन में क्या होता है या डीसी जनरेटर में क्या होता है कि फील्ड स्थिर रहता है तथा आर्मेचर घूमता है। डीसी मशीन में आपने पढ़ा होगा पिछली बार सेकेंड ईयर में, राजकुमार जी ने पढ़ाया था आपको, कि इसमें क्या होता है, डीसी मशीन में फील्ड स्थिर रहता है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट करती है, फील्ड सिस्टम आपका स्थिर रहता है। जबकि सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर के अंदर, सिंक्रोनस मशीन में, या हम केवल ऑल्टरनेटर बोले, फील्ड सिस्टम रोटर के ऊपर रखा जाता है तथा आर्मेचर जो है वो स्टेशनरी होता है, ठीक है, स्थिर रहता है। जो हम वाइंडिंग का ये जो अरेंजमेंट करते हैं ना, जिसमें आर्मेचर आपका स्टेशनरी है और फील्ड आपका रोटेटिंग है, इसके कुछ एडवांटेज है, ठीक है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा ऑल्टरनेटर जो है, ये पूरे विश्व में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इस ऑल्टरनेटर से होती है ना। बहुत बड़ी बड़ी साइज के ऑल्टरनेटर होते हैं, 500 MVA के जो ऑल्टरनेटर हैं, उनको कभी देखने का मौका मिले तो देखिए आप। दीज ऑल्टरनेटर वेरी लार्ज इन साइज। तो फील्ड रोटेटिंग और आर्मेचर इज स्टेशनरी। इसके कुछ एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज हैं ये देखिए। पहला एडवांटेज तो ये है, ये आपको बताया है इसमें, स्थिर आर्मेचर में हाई वोल्टेज के लिए इंसुलेशन आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि रोटेटिंग होने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस तथा मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण इंसुलेशन को हानि पहुंचने की संभावना होती है। इसका मतलब ये है कि हाई वोल्टेज के लिए आपको इंसुलेट करना है ना, तो कोई स्टेशनरी चीज होगी, स्थिर चीज होगी, उसको आइसोलेट करना आसान होगा एज कंपेयर टू रोटेटिंग मशीन। फील्ड सिस्टम को रोटेटिंग बनाने से दो स्लिप रिंग्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। फील्ड के ऊपर डीसी सप्लाई देते हैं, आर्मेचर में 3 फेज एसी सप्लाई रहेगी। तो फील्ड सिस्टम को रोटेटिंग बनाने पर 2 नंबर का पॉइंट है, केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि आर्मेचर को हम रोटेटिंग बनाए तो कम से कम 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। थर्ड पॉइंट है, फील्ड सिस्टम में करंट का मान कम होता है या करंट का लेवल कम होता है, जबकि आर्मेचर में करंट का मान बहुत अधिक होता है। तो यदि आर्मेचर को रोटेटिंग बनाया जाएगा, स्लिप रिंग पर बहुत अधिक करंट फ्लो होगा और स्पार्किंग के कारण उसके डैमेज होने की या जलने की संभावना अधिक होगी। चौथा है कि फील्ड सिस्टम आर्मेचर की तुलना में हल्का होता है, जिसे आसानी से अधिक स्पीड पर चलाया जा सकता है। फिफ्थ है, स्थिर आर्मेचर में वाइंडिंग की कूलिंग आसानी से की जा सकती है, क्योंकि कूलिंग के लिए एयर डक्ट्स स्थिर होते हैं। तो बेसिकली जो हम ये चाहते हैं ना कि स्थिर आर्मेचर हो और रोटेटिंग फील्ड हो। इसका बेसिक जो रीजन है वो इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिकल में जनरेशन तो दोनों में किसी प्रकार से हो जाएगा। जनरेशन के लिए और आर्मेचर या कंडक्टर होना चाहिए और फील्ड होना चाहिए। एक को स्टेशन रखें, दूसरे को आप रोटेट करेंगे, तो आर्मेचर इलेक्ट्रिसिटी आपकी फेराडे के नियम से प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्टरनेटर के अंदर हमेशा फील्ड को घूर्णमान बनाया जाता है, रोटरी बनाया जाता है, तथा आर्मेचर को स्टेशनरी बनाया जाता है हमेशा। ये ध्यान रखना, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि यदि
हमारा 500 MVA का ऑल्टरनेटर है, तो इसके अंदर आप मानो अगर 11 kV भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो करंट इसके अंदर हो जाएगा 500 इंटू 10⁻³ अपॉन √3 इंटू 11। तो ये करंट लगभग आप देखिए 9-8 हज़ार एम्पियर के आसपास आएगा। एग्जैक्ट यदि आप बताऊँ मैं इसको आपको, 500 MVA का ऑल्टरनेटर है आपके 26,000 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो 26,000 एम्पियर करंट को देखिए, अगर आप रोटेटिंग बनाएंगे तो स्लिप इसके ऊपर कितनी ज़्यादा स्टार की होगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ऑल्टरनेटर में फील्ड को रोटेटिंग बनाया जाता है, आर्मेचर को स्टेशनरी बनाया जाता है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्किंग प्रिंसिपल आसान है इसका, क्या है देखिए, सिंक्रोनस कोई सी मशीन हो, कोई सा भी मोटर हो, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इस नियम के अनुसार क्या है, इसी चालक में ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए 3 आइटम या 3 का आवश्यक होना जरूरी। क्या क्या है, आर्मेचर या कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, और चालक व चुंबकीय क्षेत्र में सापेक्ष गति। ये तीनों अगर यदि हैं तो फैराडे के नियम के अनुसार कंडक्टर के अंदर, आर्मेचर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसकी दिशा लेंज नियम से दी जा सकती है। क्या है इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर, ऑल्टरनेटिव स्टेटर फ्रेम में जो कास्ट आयरन या सिलिकन स्टील का बना होता है, के अंदर आर्मेचर कोर लगी होती है, जिसमें स्लॉट्स बने होते हैं। उन स्लॉट्स में आर्मेचर कंडक्टर को रखा जाता है। फील्ड पोल में फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देकर फील्ड पोल उत्पन्न किए जाते हैं। क्योंकि फील्ड वाइंडिंग रोटर पर होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र भी रोटेटिंग होगा। तो हम फील्ड रोटेट कर रहे हैं, अब रोटेट कैसे होगा वो, इसको हम प्रथम चालक से या किसी बाहरी सहायता से उसको फील्ड को या रोटर को रोटेट करें, ठीक है। कौन आना चाह रहा है, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग इस दिशा देकर उत्पन्न किए जाएंगे, और जो फील्ड वाइंडिंग रोटेटिंग रोटर पर है तो क्षेत्र भी आपको रोटेटिंग होगा। तो क्या होगा, यह रोटेटिंग फ्लक्स जब स्थिर आर्मेचर को काटता है तो फैराडे के नियम के अनुसार इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, E = -NdΦ/t, ठीक है, जिसकी दिशा जो है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से दी जा सकती है, ठीक है। और मैग्नेटिक पोल्स क्रमशः N व S पोलरिटी के होते हैं, अतः यह पोल्स आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न करेंगी वह प्रत्यावर्ती नेचर का होगा, ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा, जिसकी आवृत्ति पोल की संख्या वह फ्रिक्वेंसी पर निर्भर, रोटर स्पीड पर निर्भर करेगी, जिसे निम्न ज्ञात किया जा सकता है। देखिए इस तरह से ये आपके रोटेट होगा। ये रोटर है, सॉरी ये रोटर है, इसके ऊपर हमने फील्ड वाइंडिंग लगा रखी है। तो ये रोटर जब रोटेट होएगा तो इसमें एन और एस चालक उत्पन्न होंगे, और ये जब एन चालक आर्मेचर को काटेंगे तो इसके अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा, प्रत्यावर्ती प्रकृति का होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी आवृत्ति है वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सपोज कीजिए एन रोटर की स्पीड आरपीएम, तो आर रिवोल्यूशन पर सेकंड में निकालने में क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड। पी पोल के लिए साइकिल कितनी मिलेगी आपको, P/2। देख कम से कम 2 पोल तो हुए होंगे, 2 से पोल से कम हो नहीं सके, ठीक है। तो क्या होगा, पी पोल के लिए साइकिल P/2 होगी। तो 1 सेकंड में कुल साइकिल कितनी मिल जाएगी, देखिए आपको ढंग से, ये है रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड, और पी पोल की साइकिल कितनी है, P/2। तो 1 सेकंड, ये तो 1 सेकंड में इतने चक्कर काटेगा, तो 1 सेकंड में कुल साइकिल कितनी हो जाएगी, P/2 इंटू N/60। ये कितना हो जाएगा, F = P/N/120, ठीक है। तो ये उसकी फ्रिक्वेंसी होगी ईएमएफ की, जिससे आपको ये ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। F = क्या होगा, N/120। आगे फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ होगा, मैं आपको वापस आ देता हूँ। तो साइकिल्स पर सेकंड क्या होंगे, साइकिल पर सेकंड फ्रिक्वेंसी, ओके,
फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? साइकिल्स पर सेकंड, जिसको हम किसमें बोलते हैं सामान्य तौर के ऊपर? हर्ट्ज में बोलते हैं उस साइंटिस्ट के कारण। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज होगी या साइकिल पर सेकंड आप कह सकते हैं। वैसे ओरिजिनल यूनिट साइकिल पर सेकंड है, लेकिन हर्ट्ज जो साइंटिस्ट था उसके ऑनर के ऊपर फ्रिक्वेंसी की यूनिट हमने हर्ट्ज। अब इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में इसमें मुख्यतः दो ही पार्ट होंगे, स्टेटर और रोटर, या आर्मेचर और फील्ड। ठीक है, स्टेटर, स्टेटर का कार्य आर्मेचर कोर तथा आर्मेचर वाइंडिंग को सही स्थिति में रखने का होता है, लेकिन डीसी जनरेटर यह फ्लक्स को ले जाने का कार्य नहीं करता है। स्टेटर जो फ्रेम होता है सामान्य माइल्ड स्टील प्लेट को वेल्ड करके इस प्रकार बनाया जाता है, इसका क्रॉस सेक्शन एक खोखले बॉक्स की तरह हो। ठीक है, इसके अंदर आर्मेचर कोर जुड़ी रहती है, और कोर जो होती है स्पेशल मैग्नेटिक अलॉय वो लेमिनेट करके बनाया जाता है। लेमिनेट क्यों करते हैं? आपने डीसी मशीन में भी पढ़ा होगा, लेमिनेट करने से मशीन में होने वाले एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं। यह लेमिनेशन जो है आपस में इंसुलेटर होते हैं तभी लेमिनेशन कहलाएगा, और इसके बीच में एयर होल होते हैं। छोटी मशीन में एयर होल होते हैं, तो एक तरफ फैन लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े फैन लगा दिए जाते हैं, तो वो उसको हवा को फेंकता हो जाता है, तो जो आर्मेचर वाइंडिंग वो ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर काफ़ी बड़ी मशीन है 500 MVA या उससे बड़ी, यदि ऑल्टरनेटर आपके पास है, तो ऐसी मशीन के होल्स के अंदर क्लोज्ड सर्किट हाइड्रोजन कूलिंग सिस्टम होता है। क्या आप याद रख लीजिए लिखने में, क्लोज्ड सर्किट हाइड्रोजन कूलिंग। तो इसका मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन फ्लो होती है, अभी नॉर्मल में तो क्या फैन लगाते हैं एयर फ्लो होगी, क्योंकि टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा उनका, तो फिर क्लोज सर्किट हाइड्रोजन कूलिंग हम वहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और 3 प्रकार के स्लॉट्स होते हैं सामान्य तौर के ऊपर, वाइड ओपन, ओपन और क्लोज। ये 3 तरह के स्लॉट है, दिस वाइड ओपन, ओपन और एक क्लोज स्लॉट, डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट। इनकी इनकी कंस्ट्रक्शन की जाती है। ठीक है, आज तक थ्योरी का इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें मज़ा नहीं आ रहा हो, कल इसकी डेरिवेशंस करवाऊंगा मैं ईएमएफ की और आर्मेचर रिएक्शन के अंदर, तब अच्छा लगेगा आपको ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी आएगी तो आप एग्जामिनेशन के अंदर इसको थ्योरी को विद अच्छे डायग्राम से बनाइए। अब रोटर, रोटर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिलेंड्रिकल रोटर होता है, एक सैलिएंट पोल रोटर होता है। इनके प्रोनाउंसिएशन वापस समझ लीजिए, सिलेंड्रिकल रोटर और सैलिएंट पोल रोटर। अब पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल रोटर। इस प्रकार का रोटर जो हाई स्पीड मशीन में काम में लिया जाता है, मतलब टर्बो ऑल्टरनेटर के अंदर। टर्बो ऑल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं हम थर्मल पावर प्लांट के अंदर या न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। तो वहाँ पर जो ऑल्टरनेटर है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो टर्बाइन कनेक्टर होता है, जो स्टीम टर्बाइन होता है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो थर्मल पावर प्लांट में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में टर्बो ऑल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर जो रोटर होता है वो सिलेंड्रिकल प्रकार का होता है। ये ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि इसमें प्राय 2 या 4 ही पोल्स बनाए जाते हैं, इसलिए 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी प्राप्त करने के लिए जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। फार्मूला भी मैंने बताया था ना आपको, F=NP/120। तो N बराबर क्या होगा? F120/P। ठीक है, या P बराबर 120F/N। तो जितने कम नंबर ऑफ पोल होंगे ना, फीवी फ्रिक्वेंसी के लिए स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो सिलेंडर रोटर में 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 पोल लगाए जाते हैं, बस 2 या 4 पोल बनाए जाते हैं। परिधीय वेग को कम करने के लिए रोटर का व्यास कम तथा अक्षीय लेंथ अधिक रखी जाती है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सरकमफ्रेंस वेलोसिटी को कम करने के लिए क्या होता है, रोटर का डायमीटर है, व्यास को कम रखा जाएगा और उसकी अक्षीय लंबाई ज़्यादा रखी जाएगी। तो डायमीटर, रोटर लंबा तो होगा लेकिन उसका जो डायमीटर होगा ना वो थोड़ा छोटा होगा। रोटर की शाफ्ट को फोर्ज करके एक पीस का बनाया जाता है। रोटर की बाहरी परिधि में फील्ड वाइंडिंग के लिए स्लॉट बनाए जाते हैं। बड़ी मशीन में निकल क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये तो मेटेरियल का नाम है, निकल क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील का प्रयोग किया जाता है।
रोटरी की परिधि में लगभग 2/3 भाग में स्लॉट्स होते हैं तथा 1/3 भाग में अनस्लॉटेड होता है, ठीक है, जो कि पोल सेंटर का कार्य करता है। स्लॉट्स दो प्रकार के बनाए जा सकते हैं, रेडियल स्लॉट्स या पैरेलल स्लॉट्स। अब इसके स्पेशल फीचर क्या है सिलेंड्रिकल रोटर के? सिलेंड्रिकल रोटर के स्पेशल फीचर्स है, इसका डायनेमिक बैलेंस बहुत अच्छा होता है, चलने में आवाज़ कम होती है, विंडेज लॉसेस कम होते हैं, डैम्पर वाइंडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है मैं आपको सिंक्रोनस मोटर पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा आपको। एयर गैप लगभग समान होता है या यूनिफॉर्म होता है, और सिलेंड्रिकल रोटर का प्रयोग थर्मल पावर स्टेशन में, थर्मल पावर प्लांट में हाई स्पीड स्टीम टर्बाइन के साथ किया जाता है। ये दो टाइप के स्लॉट हैं। ये पैरेलल स्लॉट है, जो ये एक्सेस है हमारी, इस एक्सेस के स्लॉट सारे सारे पैरेलल के अंदर, ठीक है, जबकि इसके अंदर जो है रेडियल स्लॉट्स। अब देखिए 2/3 में तो स्लॉट बने हुए हैं जो फील्ड वाइंडिंग की जाएगी, और 1/3 जो पोर्शन है ये अनस्लॉटेड है, जो कि वो पोल सेंटर का कार्य करेगा। अब सैलिएंट पोल रोटर, सैलिएंट पोल रोटर जो है इस प्रकार की रोटर की अक्षीय लंबाई कम होती है लेकिन व्यास ज़्यादा होता है। तो डायमीटर इसका बहुत ज़्यादा होगा लेकिन इनकी एक्सियल लेंथ होगी ना वो कम होगी, ठीक है। इनकी स्पीड, हाई स्पीड पर चलाने से विंडेज लॉस अधिक होते हैं तथा नॉइज भी अधिक होती है, इसलिए इस प्रकार के पोल्स की संरचना को सुदृढ़ नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इसमें पोल की संख्या है वो अधिक रखी जाती है। जब पोल की संख्या अधिक रखी जाएगी तो सीधी सी बात है इसकी स्पीड काफ़ी कम होगी, इसलिए इनका जो उपयोग है वो हाइड्रो पावर स्टेशन में हाइड्रो टरबाइन के साथ किया जाता है, ताकि इसकी लो स्पीड होती है तो वो टरबाइन के साथ इसकी मैचिंग हो जाती है। तो स्पीड कम अधिक रखे जाएंगे तो पोल्स की संख्या अधिक बनाई जाती है, 6 से 40 पोल्स रखे जाते हैं, तो अधिक पोल से कारण से स्पीड कम हो जाएगी। n इक्वल टू 120f/p होता है, ठीक है। तो पोल्स भी जो है स्टैटिक की भांति लेमिनेट किए जाते हैं। पोल्स के बाहर निकला हुआ भाग फील्ड वाइंडिंग को आधार प्रदान करता है। पोल्स के ऊपर, फेसेस के ऊपर डैम्पर वाइंडिंग लगाई जाती है, जिसका प्रयोग मशीन को हंटिंग से रोकना व प्रारंभ करने में होता है। तो ये हंटिंग फिनोमिना और स्टार्टिंग इससे काम में ली जाएगी, ये जब मैं सिंक्रोनस मोटर पढ़ाऊंगा तब आपको। तो इस प्रकार के रोटर में पोल्स का पोल यू पोल पिच का 2/3 होते हैं। इस प्रकार संरचना में एक एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं रहता। ये देखिए ये सब कंस्ट्रक्शन है। देखिए अगर मैं ये तो आपका हो गया फील्ड पोल, ठीक है, और अगर आर्मेचर में बनाता हूँ देखो इसका एक बार आपको और बेटर, ये सब कुछ आर्मेचर, ये इसका आर्मेचर, ठीक है। तो अब आर्मेचर में क्या होगा देखिए, यहाँ एयर गैप है वो कम मिनिमम है, पोल सेंटर के ऊपर एयर गैप मिनिमम है, जबकि दो पोल के बीच में जो एयर गैप है वो मैक्सिमम। ये देखिए यहाँ एयर गैप ज़्यादा है, मैक्सिमम एयर गैप आ रहा है लिखा हुआ। ये पोल सेंटर में न्यूनतम एयर गैप, ये देखिए न्यूनतम एयर गैप आपको लिखा। ये रोटर शाफ्ट है, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग, ये जो है ना ये 1 2 3 4, ये क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग। तो देखिए इसमें यहाँ तो हमने डैम्पर वाइंडिंग, ये पोल फेस है, ये पोल फेस के ऊपर डैम्पर वाइंडिंग, ये डैम्पर वाइंडिंग, गोल गोल से बना रखे हैं डैम्पर वाइंडिंग। और ये क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग, ये बता रखा है, ये फील्ड वाइंडिंग, ठीक है ना, ये डीसी और फील्ड। तो इस प्रकार के रोटर के अंदर क्या है, एयर गैप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है। पोल सेंटर पे एयर गैप न्यूनतम होगा और दो पोल से मुझे एयर गैप अधिकतम होगा। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये हंटिंग है, डैम्पर वाइंडिंग है। तो इस प्रकार के जब देखिए ये एयर गैप को यूनिफॉर्म करने के लिए जितने ज़्यादा पोल्स की संख्या होगी एयर गैप आपका उतना ही यूनिफॉर्म होगा, और जितनी ज़्यादा पोल्स की संख्या होगी तो उतने इसकी स्पीड जो है वो कम होगी। तो इस प्रकार का जो रोटर है सिलेंड्रिकल, ये सैलेंट पोल जो रोटर है, दिस इज यूज इन हाइड्रो पावर स्टेशन विद हाइड्रो टर्बाइन। जबकि सिलेंड्रिकल प्रकार का जो रोटर है उसका प्रयोग थर्मल पावर प्लांट
या न्यूक्लियर पावर प्लांट के पावर जनरेशन में किया गया। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और आर्मेचर वाइंडिंग को स्थिर रखने के और फील्ड वाइंडिंग को रोटेट करने का, घूर्णन बनाने के क्या एडवांटेज है, ये आज हम लोग डिस्कस किया है। कल जो क्लास होगी उसके अंदर ईएमएफ इक्वेशन और की करवाई जाएगी आपको, और वाइंडिंग फैक्टर्स। देखिए हर बार ईएमएफ इक्वेशन या वाइंडिंग फैक्टर्स में से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, स्टोरी पढ़ लीजिए इसकी। आज मैं भी इसको व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, ठीक है ना, और यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर दूंगा। कल बाकी साथियों को भी बोल दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के अंदर आए, ठीक है ना। तो ये थ्योरी आप पढ़ लीजिए सारी की सारी, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन है सिंपल, और वर्किंग प्रिंसिपल भी आसान है इसका। बस एग्जाम में जब ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल आए तो आप क्या है कि आप उसको पेन और पेंसिल से ढंग से बनाइए, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कल ज़्यादा बच्चे क्लास के अंदर, ठीक है, ओके। समझ में आएगा कुछ थोड़ा बहुत भाई? चलो ठीक है, ओके।